एक चमचमाती रात में एक बड़े शहर की रोशनी में कई ऊंचे स्काईस्क्रेपर्स खड़े हैं। उनके बीच एक बहुत बड़ा ऑफिस बिल्डिंग दिखाई देता है। ये बिल्डिंग सोनंग ग्रुप की है, जिसकी एनुअल सेल्स 3.1 ट्रिलियन वन के पास पहुंच रही है और सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही 302 ट्रिलियन वन का है। ये कंपनी लगभग हर इंडस्ट्री में मौजूद है। ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, हेवी इंडस्ट्रीज, डिस्ट्रीब्यूशन, फैशन और फूड तक। इस वक्त दो लोग एक मंच पर खड़े हैं और ऊपर एक बैनर टंगा है, दिस ईयर्स बेस्ट कंपनी इज एस। हमारा मेन कैरेक्टर एक छोटे गांव से आता है। उसने एक लोकल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। जब उसे सोनंग ग्रुप से जॉब ऑफर मिला तो उसके पिता ने पूरे परिवार को बुलाकर पार्टी रखी। पोस्टर पर लिखा था, यन हाई ऑन यू, कांग्रेचुलेशंस ऑन बीइंग सिलेक्टेड इनटू सोनंग ग्रुप। पार्टी में खाना परोसा गया, रिश्तेदारों ने बधाइयां दी और प्रोटैगनिस्ट को एक कटोरे में ड्रिंक दी जा रही थी। लेकिन उसका पहला पोस्टिंग कुछ और ही था। उसे भेजा गया स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हेडक्वार्टर्स में, जो इस कंपनी का कंट्रोल टावर है। सुनने में शानदार लगता है, लेकिन असल में उसे वहां जैनिटर यानी सफाई कर्मी की नौकरी दी गई थी। एक कंस्ट्रक्शन साइट का सीन है, जहां एक आदमी को 3 लोग लात घूंसों से मार रहे हैं। एक और आदमी बिजनेस सूट में बैठा है, शांत चेहरे के साथ सिगरेट पी रहा है। इसी माहौल में मेन कैरेक्टर ने समझा कि यह दुनिया आसान नहीं है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने इंग्लिश सीखना शुरू किया, बिजनेस प्लान्स पढ़े और हर दिन दांत भींचकर मेहनत करता गया। धीरे धीरे उसकी पहचान बनने लगी। अब सोनांग के एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में ऐसा कोई नहीं था जो ऊल हाई ऑन यू के नाम से अनजान। कभी कोई बड़ी या छोटी इंसिडेंट होती या कोई डर्टी केस होता, सब उसी के पास आते। 13 साल तक इसी कंपनी में काम करने के बाद वह उस फैमिली का सबसे भरोसेमंद व्यक्ति बन चुका था। अब उसे इतना ट्रस्ट किया जाने लगा कि लोग आराम से $700 मिलियन उसके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करने को तैयार थे। एक सीन में वह एयरपोर्ट में दिखता है, अपने पीछे एक ब्लू लगेज बैग घसीटता हुआ। धूप तेज है, वह अपने चेहरे को हाथ से ढकता है। उसके चेहरे पर एक अनमनी सी मुस्कान है, जैसे उसे सब कुछ मिल गया हो, फिर भी कुछ अधूरा हो। उसे याद आता है कि उससे कहा गया था, तुम फिलहाल मोवा में रहो, प्रोसिक्यूटर्स इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद हम संपर्क करेंगे, तुम तब पैसे मेरे खाते में ट्रांसफर करना। वह एक ऑफिस डेस्क पर बैठे आदमी से पूछता है, क्या इतनी बड़ी रकम शांति से मेरे नाम पर रखी जा सकती है? वो आदमी थोड़ी देर चुप रहता है, फिर मुस्कुराता है और कहता है, बिल्कुल, मैं अपनी बीवी पर भी भरोसा नहीं करता, लेकिन तुम अलग हो। तुम ही वो इंसान हो जिस पर यह पैसा छोड़ा जा सकता है। प्रोटैगनिस्ट के चेहरे पर हैरानी है, लेकिन साथ ही आत्मविश्वास भी। वह अपने सूट की जेब से सनग्लासेस निकालता है, पहनता है और अपने चश्मे को एडजस्ट करता है। तभी पीछे से 2 लोग उसके पास आते हैं। एक का ब्राउन हेयर है और दूसरा लंबा चौड़ा और ब्लॉन्ड है। उनमें से एक कहता है, तुम्हारा रास्ता छोटा नहीं था, तुमने बहुत कुछ झेला है। मेन कैरेक्टर चुपचाप सुनता है। उसके चेहरे पर एक ड्रॉप ऑफ स्वेट बहता है, लेकिन उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं, क्योंकि अब वो सिर्फ एक कर्मचारी नहीं है, वो उस कंपनी का साया बन चुका है। मेन कैरेक्टर चश्मा उतारता है और सामने खड़े आदमियों से पूछता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ब्राउन हेयर्ड मैन कहता है, प्रेसिडेंट ने हमें भेजा है, चीफ यून की मदद के लिए। मेन कैरेक्टर के चेहरे पर चिंता है। वो सोचता है, ये लोग सच में मदद के लिए आए हैं, लेकिन मेरी अराइवल तो सीक्रेट थी। वो चौंक कर देखता है फेयर हेयर्ड आदमी की ओर। तभी एक गन की बैरल उसकी कमर से लगती है। ब्लॉन्ड हेयर्ड आदमी उदास चेहरे के साथ बोलता है, हम वही लोग हैं जिन्हें तुम्हारी मदद के लिए भेजा गया है, तुम बस चुपचाप हमें मॉनिटर करो। ब्राउन हेयर्ड आदमी कहता है, तुम्हें अब हमारे साथ चलना होगा। मेन कैरेक्टर दांत भींचता है, तो ये लोग मुझे ऐसे ही हटाने वाले हैं? 13 साल मैंने सेयंग ग्रुप के लिए जान लड़ा दी, 13 सालों से उनकी ट्रस्ट कमाई। ब्राउन हेयर्ड आदमी गाड़ी चला रहा है, ब्लॉन्ड मैन खिड़की से बाहर देख रहा है। मेन कैरेक्टर सोचता है, मैंने हमेशा वफादारी दिखाई और अब ये मुझे ऐसे ही फेंक देंगे। वो पूछता है, क्या मैं प्रेसिडेंट से एक बार बात कर सकता हूँ? विलन उसे घूरता है, स्टॉप ड्रीमिंग। वो उसे इंसल्ट करने ही वाला था कि मेन कैरेक्टर चिल्ला पड़ता है, तो फिर तुम ही कॉल करो उसे कहो मैंने सब कुछ किया जो कहा गया था, मैं चुप रहूंगा, मैं साउथ अमेरिका या ईस्टर्न यूरोप चला जाऊंगा, मरने तक मुझे कोई नहीं देखेगा। तभी ड्राइवर गंभीर आवाज में कहता है, बकवास बंद करो, अपने माँ बाप और बीवी के बारे में सोचो। मेन कैरेक्टर हैरान रह जाता है। एक पर्पल ऑरा उसे घेर लेती है, एक पसीने की बूंद उसके गाल से बहती है। ब्लॉन्ड मैन कहता है, फैमिली के लिए चिंता मत, पेरेंट्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी और तुम्हारी वाइफ को अमेरिका भेजा जाएगा, सब कुछ अरेंज कर दिया गया है। मेन कैरेक्टर मन ही मन सोचता है, ये सब नॉनसेंस है। जब ये लोग मुझे हटा देंगे, करप्शन को छुपा देंगे, तो क्या वो उस कर्मचारी के परिवार को सच में कुछ देंगे जो पब्लिकली इन्वॉल्व्ड इन करप्शन था? एक शैडो उसके चेहरे पर पड़ती है। वो मुट्ठी भींचता है, ये लोग मुझे सेवरेंस पे तक नहीं देंगे, बल्कि कॉम्पेंसेशन का क्लेम डाल देंगे, मेरी प्रॉपर्टी भी कॉन्फिस्केट कर लेंगे और एक पैसा तक नहीं छोड़ेंगे। मेन कैरेक्टर नीचे देखता है, चेहरे पर निराशा है। गाड़ी एक जंगल के रास्ते से जा रही है, हेडलाइट्स ऑन है। एक पत्थर के पास गाड़ी रुकती है। मेन कैरेक्टर उतरता है, सूरज ढल रहा है। वो सोचता है, इस लेक का नाम नहीं जानता, पर यही मेरी ग्रेव बनेगी। वो पलटता है, एक आखिरी बात पूछना चाहता हूँ,
ब्लॉन्ड मैन उस पर पिस्टल तान देता है। मेन कैरेक्टर की आंखें फैल जाती, एक गोली चलती है, पंछी डर के मारे उड़ जाते हैं और उसकी सोल एक दूसरी बॉडी में चली जाती। अब वो है एक ग्रे कार में बैठा बच्चा। मेन कैरेक्टर की आंखें फिर से खुलती हैं, वो डर से कांप रहा है, उसका चेहरा पसीने से भीगा है, उसके शॉर्ट ब्राउन हेयर। वो सोचता है ये सपना फिर से आ गया। अब 3 महीने हो चुके हैं जब से वो इस बॉडी में आया है। एक लड़की लंबे ब्राउन बालों वाली कार की फ्रंट सीट पर बैठी, वो पूछती है, दुजान तुम ठीक हो? मेन कैरेक्टर उसे चुपचाप देखता है। वो सोचता है ये मेरी माँ है, एक एक्ट्रेस जो सिर्फ एक फिल्म से मशहूर हुई। वो मुस्कुराती है, अपने बेटे को प्यार से देखती है। गाड़ी की फ्रंट सीट पर एक आदमी बैठा है, ब्राउन हेयर और चश्मे के साथ। मेन कैरेक्टर सोचता है कहाँ जाता है? माँ ने एक फैन यानी मेरे पिता का प्रपोजल एक्सेप्ट किया और फिर स्क्रीन से गायब हो गया। मेन कैरेक्टर के बगल में एक लड़का बैठा है, लाइट ब्राउन बाल, जो गेम कंसोल पर खेल रहा है। और वह प्रोटैगनिस्ट से कहता है कि वह सो रहा था और अचानक उठकर खड़ा हो गया। प्रोटैगनिस्ट के चेहरे पर एक असंतुष्ट एक्सप्रेशन है। मुख्य पात्र की माँ उससे पूछती है क्या उसने कोई डरावना सपना देखा है? मुख्य पात्र अपने हाथ आगे करता है और कहता है कि नहीं, वह सिर्फ सरप्राइज हो गया था, और अपनी माँ से कहता है कि वह चिंता न करें। प्रोटोगोनिस्ट की माँ कहती है कि डूजुन अचानक ही बड़ा हो गया है, इसीलिए वह थोड़ी कंफ्यूज्ड है। मुख्य पात्र चिंता के साथ पूछता है क्या ये सच है? फिर एक उदास एक्सप्रेशन के साथ सोचता है कि अब वह खुद भी इस सिचुएशन से कंफ्यूज हो गया है। 26 जून 1987 मुख्य पात्र खिड़की से बाहर देखता है और सोचता है कि आज उसकी मृत्यु के ठीक 30 साल पहले का दिन है। 3 महीने हो चुके हैं जब वह जिन-दू दिजान के शरीर में जागा था, जो कि सुयांग ग्रुप के संस्थापक जिनयांग कॉल का सबसे छोटा पोता था, जिसके बारे में कई लेजेंड्स हैं। वह सोचता है कि वह उस परिवार के 10 वर्षीय पोते के शरीर में लौट आया जिसने उसकी मृत्यु का आदेश दिया था। एक सुनसान लेक शोर इन मदोवा पर उसे पीछे से गोली मारी गई थी। वह सोचता है कि वह जिन-दू दिजान के शरीर में क्यों लौटा। उसने याद किया कि जब वह सुयांग ग्रुप में काम करता था तब उसने कभी इस परिवार के किसी सदस्य से मुलाकात नहीं की, क्योंकि उस समय वे पूरी तरह से कंपनी के अफेयर्स से बाहर कर दिए गए। मुख्य पात्र के माता पिता एक दूसरे की ओर देखते हैं। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि लोग कहते थे कि वे शायद सैंग ग्रुप के और करीब पहुंच सकते थे और यह सब केवल इन दोनों की शादी की वजह से हुआ। मुख्य पात्र अपने माता पिता को देखता है। वह सोचता है कि जिनयांग कॉल का अध्यक्ष अपने बेटे से बहुत नाराज था, जिसने एक सेलिब्रिटी से शादी करने का फैसला किया था, जबकि हर कोई इसके खिलाफ था, लेकिन प्रेगनेंसी के कारण उन्हें अपना रिलेशनशिप लीगल करना पड़ा। प्रोटैगनिस्ट का पिता सड़क की ओर देखता है। प्रोटैगनिस्ट जोड़ता है कि इसके बाद उन्हें पूरी तरह से कंपनी से एक्सक्लूड कर दिया गया, लेकिन प्रोटैगनिस्ट हमेशा उन्हें इनक्रेडिबल मानता था। मुख्य पात्र खुद को अपने माता पिता के पीछे छिपा हुआ इमेजिन करता है, जबकि बाकी रिश्तेदार आपस में झगड़ते हैं। वह सोचता है कि दूसरे भाई बहन आपस में कंपनी के थोड़े से बड़े हिस्से के लिए डॉग्स की तरह लड़ते थे। वह जोड़ता है कि उसके माता पिता इन सब चीजों से दूर रहते थे और केवल अपनी जान बचाने की कोशिश करते थे। मुख्य पात्र के पिता के चश्मे से लाइट रिफ्लेक्ट होती है। मुख्य पात्र सोचता है कि वह वास्तव में उन्हें रिस्पेक्ट करता था। एक ग्रे कार सड़क पर चल रही है। वह कार एक फेंस्ड एरिया के पास पहुंचती है जहां एंट्रेंस पर 3 गार्ड्स खड़े हैं। मुख्य पात्र मैंशन की ओर देखता है और उसकी भव्यता से प्रभावित होता है। वह सोचता है कि कौन जानता था कि वह फिर से यहां पहुंच जाएगा। 3 विशाल एस्टेट्स हैं। 11 रोपॉन का एरिया जिसमें एस्टेट्स हैं वह कई ट्रीज के बीच स्थित है। मुख्य पात्र सोचता है कि यह एक विशाल कासल है जिसमें 3 ऊपर के फ्लोर्स हैं और 2 अंडरग्राउंड हैं। 50 कार्स की पार्किंग और 380 मीटर की फेंस है। वह जोड़ता है कि यही जिनयांग कॉल का रेजिडेंस है जो सुयांग ग्रुप का फाउंडर और हेड था। गार्ड प्रोटैगनिस्ट के पिता को ग्रीट करता है। प्रोटैगनिस्ट अपनी आंखें चौड़ी करता है और सोचता है कि हेड की मृत्यु और क्रीमेशन के बाद सबसे बड़े बेटे जिन योंगी ने उसकी जगह ली थी। वह जोड़ता है कि यही वह जगह थी जहां उसने कंपनी ज्वाइन करने के बाद अपना पहला काम किया था, घास उखाड़ना। वह सोचता है कि वह यहाँ अपने माता पिता के घर से भी ज्यादा बार आया है और फिर सोचता है क्या आज जिनयांग कॉल का बर्थडे है। सिक्योरिटी गार्ड्स कार को रेजिडेंस के अंदर जाने देते हैं। कई लोग फॉर्मल सूट्स में आपस में बात कर रहे हैं। प्रोटैगनिस्ट का परिवार बाकी मेहमानों की ओर बढ़ता है। एक ब्राउन हेयर वाली औरत कुछ कहती है। एक मोस्टाश्ड आदमी से एक रेड शर्ट में महिला अपना मुंह ढककर कुछ कहती है। एक ब्राउन हेयर वाले आदमी से मुख्य पात्र चुपचाप चलता है। उनका परिवार मेहमानों के पास से गुजरता है। मुख्य पात्र सोचता है कि मेहमान खुलेआम उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। एक शैडो उसके चेहरे पर पड़ती है। वह सोचता है कि उन्हें तो जानने की भी जरूरत नहीं थी। जहां प्रोटैगनिस्ट और उसका परिवार फ्रंट डोर तक पहुंचता है। परिवार अंदर जाता है और पिता कहता है कि वे पहुंच चुके हैं। बहुत से लोग सोफा पर बैठे हैं। टेबल पर कप्स रखे हैं। मुख्य पात्र सोचता है कि ये जिन-दू दिजान के अंकल और आंट हैं। उसके भाई और पिता की ओर से और पिता की सिस्टर की ओर से भी
और अंततः वे वहां पहुंच ही गए। एक रेड हेयर वाली औरत प्रोटैगनिस्ट के पीछे बैठी है। एक ब्लैक जैकेट वाला आदमी एक मोटी औरत के बगल में बैठा है। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि हर कोई संग नाम के स्वादिष्ट मांस के टुकड़े को पाने का सपना देखता है। एक हरे रंग की टाई पहनने वाला आदमी एक डार्क ब्राउन बालों वाली लड़की के पास बैठा है। मुख्य पात्र सोचता है कि इनमें से हर कोई लालच का प्रतीक है, जो बस अपने माता पिता की मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं। एक मोटा ब्राउन हेयर वाला आदमी एक पर्पल ईयरिंग्स वाली लड़की के पास बैठा है। एक शैडो प्रोटैगनिस्ट के चेहरे के आधे हिस्से को ढक देती है। रेड हेयर वाली औरत जोर से चिल्लाकर प्रोटैगनिस्ट के परिवार से पूछती है कि आखिर क्यों इतनी देर हुई, क्या उनके तूफानी यूथ की आदतें अब भी बाकी हैं, और क्या वे हमेशा की तरह सबसे आखिर में आते हैं जैसे कोई स्टार। मुख्य पात्र के चेहरे पर असंतोष भरा एक्सप्रेशन है। वह सोचता है कि ऐसा लग रहा था जैसे उसने उसे पहले भी अक्सर देखा हो। प्रोटैगनिस्ट का पिता एक उदासीन एक्सप्रेशन के साथ माफी मांगता है और कहता है कि उन्हें लगा था वे समय पर पहुंच जाएंगे। रेड हेयर वाली लड़की कहती है कि उसे इस बात से बहुत गुस्सा आता है कि वे देर से पहुंचे। मुख्य पात्र को याद आता है कि वह अब 70 की हो चुकी है, लेकिन अब भी बार बार खुद को बदलती है और अपने से बहुत छोटे लवर्स को साथ लाती है। दिखाने के लिए प्रोटैगनिस्ट मुस्कुराता है और सोचता है कि उसका टेम्परामेंट तब भी हॉट टेम्पर्ड था और अब भी है, और उसे उसके कारण बहुत कुछ झेलना पड़ा। रेड हेयर्ड औरत प्रोटैगनिस्ट से पूछती है क्या वह अभी हंसा था, क्या उसे मजा आ रहा है। हरे रंग की टाई वाले आदमी और उसकी पत्नी प्रोटैगनिस्ट की ओर देखते हैं। एक डार्क कपड़े पहनी लड़की, एक मोटी औरत और एक डार्क जैकेट वाला आदमी भी उसकी ओर देख रहे हैं। मुख्य पात्र कहता है कि उसने नहीं हंसा। रेड हेयर्ड लड़की काउच से उठती है और कहती है कि देखो ये बच्चा कैसे झूठ बोल रहा है। उसका हस्बैंड जो ग्रे जैकेट पहने हैं लड़की से कहता है कि बस करो। वह गुस्से वाले एक्सप्रेशन के साथ कहता है कि हम सब यहाँ इकट्ठा हैं, तो तुम क्यों सीन बना रही हो। रेड हेयर्ड औरत चिल्लाती है कि इस बच्चे ने सच में हंसी की। कोई कमरे में आता है और जोर से चिल्लाता है किसने मेरी हवेली में चिल्लाने की हिम्मत की। रेड हेयर्ड लड़की और उसका पति चौंक जाते हैं। उनके चेहरे पर सरप्राइज है। जिन योंग कॉल उनके सामने गुस्से वाले एक्सप्रेशन में खड़ा है। रेड हेयर्ड औरत और उसका पति नजरें झुका लेते हैं। वह बूढ़ा आदमी सीढ़ियों से नीचे आता है। मोटी औरत और उसका पति नजरें नीचे करते हैं। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे नीचे आता है। हरे रंग की टाई वाला आदमी और उसकी पत्नी भी डर गए हैं। जिन योंग कॉल आंखें बंद किए नीचे आता है। मोटा आदमी और उसकी पत्नी भी डरे हुए एक्सप्रेशंस में हैं। मुख्य पात्र के माता पिता उस बूढ़े आदमी को झुककर प्रणाम करते हैं। मुख्य पात्र की आंखें चौड़ी हो जाती हैं और वह सोचता है कि सैंग ग्रुप का हेड और उसका दादा एक लिविंग लेजेंड था। बूढ़ा आदमी अपने परिवार को देखता है और मुख्य पात्र सोचता है कि वह ऐसा व्यक्ति था जिससे उसके खुद के बच्चे डरते थे। एक बूंद पसीना ग्रे जैकेट पहने आदमी के गाल से बहती है। मुख्य पात्र सोचता है कि इस डर का स्रोत था पैसा। ब्लैक जैकेट पहने आदमी नीचे देख रहा है। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि वे उस फ्यूचर से डरते हैं जिसमें वे कुछ भी इनहेरिट नहीं करेंगे या उनका खुद का कैपिटल अन्य एयर्स छीन लेंगे। एक ब्राउन टाई पहने आदमी के चेहरे का आधा हिस्सा शैडो में ढका है। मुख्य पात्र जोड़ता है कि वे इस बात से भी डरते हैं कि कहीं वे अपना चबल स्टेटस बनाए न रख सकें। डार्क कपड़े पहनी एक लड़की एक ओर देखती है। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि ये सारी चीजें आपस में जुड़कर उनके खुद के पिता से डर का कारण बनती हैं। जिन योंग कॉल अपने परिवार के सामने खड़ा होता है। उसके चेहरे पर स्टर्न एक्सप्रेशन। एक पारदर्शी इमेज पास्ट लाइफ से प्रोटैगनिस्ट के पीछे उभरती है। वह सोचता है कि यह ऐसा व्यक्ति था जिससे वह कभी नहीं मिला था। मुख्य पात्र की मां अपने पिता से कहती है कि वे भी आए हैं। बूढ़ा आदमी उन्हें देखता है। हयन अपनी मां के पीछे छिप जाता है। जिनयंग एच शांत रहता है, उसके चेहरे पर कठोर नजर। मुख्य पात्र की आंखें फिर चौड़ी हो जाती हैं और वह सोचता है कि हयन तो पहले ही उसकी मां के पेट में था, इसलिए दादा पूरी तरह इस शादी का विरोध नहीं कर सके। वह सोचता है कि वह उस डर को समझ सकता है। मुख्य पात्र को कुछ एहसास होता है। वे अपने दादा की नजर से टकरा जाते हैं। मुख्य पात्र के चेहरे पर डर का एक्सप्रेशन है। जिनयंग कॉल बहुत